पूरा शहर डूब चुका है, हर कदम खतरे से भरा है और सिर्फ वही बचेंगे जो उम्मीद पर खरे उतरेंगे। एक आदमी महसूस करता है कि उसकी नाव समुद्र की सतह पर नहीं चल रही बल्कि एक डूबी हुई शहर के ऊपर तैर रही है। नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे ऊंची इमारतों की छतें दिखती हैं और वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कभी जो शहर रोशनी और जिंदगी से भरा था, अब बस कुछ ऊंची इमारतें ही पानी के ऊपर हैं। बाकी सब गहरे पानी में समा चुका है। इतनी तबाही के पीछे कौन सी ताकत थी और इंसानों के लिए सिर्फ रस्सियों वाला पुल ही आखिरी रास्ता क्यों बचा? यही रहस्य इस कहानी को खास बनाता है। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डूम्सडे डिजास्टर क्रॉनिकल की कहानी बताऊंगा, जहां हम मुख्य किरदारों के साथ इस मुश्किल सफर पर चलेंगे। 5 साल पहले 2 बड़े धूमकेतु गिरे और जमीन को आग में डाल दिया। उनकी टक्कर से दुनिया का 80% हिस्सा खत्म हो गया। 5 साल बाद भी धरती पूरी तरह नहीं संभली। धूमकेतुओं के टुकड़े अभी भी आसमान में घूम रहे हैं, जैसे कभी भी गिर सकते हैं। बचे लोगों ने फिर से जिंदगी बसाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि ये दुनिया अब आसान नहीं है। रेडिएशन सिर्फ 3 मिनट में किसी की जान ले सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर हरियाली अभी भी बची है, जैसे वहाँ तबाही आई ही न हो। यही सुरक्षित जगह अब बचे लोगों की आखिरी उम्मीद है। कहानी के मुख्य किरदार जॉन और उसका परिवार भी बंकर में किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया हर दिन और बिगड़ती जा रही है। लगातार भूकंप, कभी भी फट सकता ज्वालामुखी, और बंकर अब ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाएगा। एक दिन जॉन अपनी सेफ्टी सूट पहनता है और उस उजड़े हुए संसार में कदम रखता है। सुनसान समुद्र तट पार करता है और सामने पूरी कोस्ट लाइन दिखती है। रेत पर कई लाइफ बोट्स खड़ी हैं और थोड़ा दूर समंदर में एक जंग लगा पुराना डिस्ट्रॉयर तैर रहा है। यही वो चीज है जो बाकी दुनिया से इसे अलग बनाती है। जॉन जहाज के टूटे हिस्से से अंदर घुसता है, पूरी जहाज छानता है, लेकिन न कोई सप्लाई मिलती है, न कोई जिंदा इंसान, बस कुछ बेजान शरीर पड़े हैं। वापसी के वक्त नेविगेशन लॉग में उसे एक बैंगनी फूल दिखाई देता है। 5 साल में पहली बार फूल देखकर वह सोचता है इसे एलिसन को देगा। तभी हेडसेट में साथियों की घबराई आवाज आती है, रेडिएशन स्टॉर्म बस 1 मिनट में पहुंचने वाला है। जॉन जहाज से बाहर भागता है और पीछे देखता है तो कुछ ही दूरी पर काली तूफानी दीवार बढ़ रही है। बिजली बार बार फट रही है। जॉन पूरी ताकत से दौड़ता है और रेडियो पर चिल्लाता है कि गेट खोल दिया जाए। दूर से बंकर का भारी लोहे का दरवाजा खुलता दिखाई देता है, लेकिन तूफान ठीक पीछे है। जैसे ही जॉन दरवाजे तक पहुंचता है, बिजली कड़ती है। वह छलांग लगाकर अंदर घुसता है और साथियों को गेट बंद करने के लिए चिल्लाता है। दरवाजा बंद होते ही खतरा बाहर रह जाता है। पूरी डीकंटामिनेशन के बाद जॉन सेफ्टी सूट उतार कर बैठ जाता है, तेज सांसें लेते हुए। अभी अभी मौत को छूकर लौटा पल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। बंकर के कैफेटेरिया में जॉन वही बैंगनी फूल अपनी पत्नी एलिसन को देता है। फूल हाथ में लेते ही एलिसन की आंखें चमक उठती हैं। 5 साल में वो लगभग भूल ही चुकी थी कि फूल दिखते कैसे हैं। पास बैठे उनके बेटे नाथन की नजर भी उस फूल पर टिक जाती है और वो अचानक कह देता है कि वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहता है। ये सुनते ही जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो तुरंत बेटे को चेतावनी देता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है और इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। नाथन बस होंठ सिकोड़ कर चुप हो जाता है। उधर एलिसन बंकर की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। एक मीटिंग में बाहर से मदद मांगने वालों को अंदर लेने को लेकर चर्चा चल रही होती है। कमरे में बैठे कुछ एडमिन स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए होते हैं कि अचानक सारी स्क्रीन झिलमिलाने लगती हैं और अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल उठा है। ये कोई आम भूकंप नहीं होता, बल्कि जमीन की परतें फट जाती हैं और बंकर के मुख्य द्वार के सामने एक विशाल दरार खुल जाती है। अलार्म की आवाज पूरे बंकर में गूंजने लगती है और पल भर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें फैल जाती हैं। जॉन बिना वक्त गंवाए पत्नी और बेटे के साथ थोड़ा सा सामान उठाता है और बाहर की ओर भागता है, लेकिन मेन गेट पर पहले से ही घबराई हुई भीड़ फंस चुकी होती है। किस्मत से जॉन को रास्तों की अच्छी समझ होती है। वो लोगों को चीरते हुए नहीं बल्कि उन्हें बाईपास करके एलिसन और नाथन को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले जाता है। सुरंग पहले ही ढहने लगी होती है, लेकिन तीनों आखिरी पल में किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। बंकर से बाहर का मंजर और भी ज्यादा बेकाबू होता है। हर तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कोई मास्क पहने हुए है, कोई बिना किसी सुरक्षा के। सब एक ही दिशा में पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, समंदर किनारे खड़ी लाइफ बोट्स की तरफ। भीड़ किसी झुंड की तरह समुद्र तट पर टूट पड़ती है। पहली नाव लोगों से ठसाठ भर चुकी होती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ लोग जान की परवाह किए बिना नाव के ऊपर चढ़ने लगते हैं। नाव तेजी से झुकती है और देखते ही देखते पलट जाती है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि यहाँ रुकना मतलब मौत है। वो एलिसन और नाथन को लेकर आगे खड़ी दूसरी नावों की तरफ दौड़ता है। तभी उसकी नजर अपने एक दोस्त पर पड़ती है, जिसे कई लोग पानी में दबाकर उसका मास्क छीन रहे होते हैं। जॉन और एलिसन दौड़कर उन लोगों को जोर से हटाते हैं और दोस्त को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसने पानी के कई घूंट पी लिए होते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में किसी ने जॉन का खुद का मास्क भी छीन लिया होता है। जॉन पीछे भागने की बजाय हालात को समझता है और दोस्त के साथ मिलकर पूरी ताकत से अगली नाव की तरफ दौड़ पड़ता है। धक्का मुक्की में किसी तरह वो लोग नाव के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते कि अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। दरवाजा बंद करो, अभी नहीं बंद किया तो कोई बच नहीं पाएगा। नाव के केबिन पर खड़ा आदमी दांत भींचकर भारी दिल से गेट जबरदस्ती बंद कर देता है। नाव के बाहर अब भी आधे से ज्यादा लोग रह गए थे जो चढ़ नहीं पाए थे। वो नाव के ढांचे को पीट रहे हैं और उनकी चीखों में पूरी तरह टूट चुकी बेबसी सुनाई देती है। तभी नाथन जॉन की बांह खींचता है। जॉन जैसे ही पलटकर देखता है, समुद्र की सतह पर कई दर्जन मीटर ऊंची पानी की दीवार पागलों की तरह उनकी तरफ बढ़ती दिखती है। किनारे खड़े लोग ये मंजर देखते ही पूरी तरह बिखर जाते हैं। कुछ चिल्लाते हुए वापस भागने लगते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो विशाल लहर किसी दरिंदे की तरह एक ही झटके में तट पर मौजूद हर इंसान
इंसान को निगल जाती है। छोटी नाव उस भयानक लहरों में बुरी तरह उछलती पलटी है। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते हैं। कई झटकों के बाद कहीं जाकर नाव संभल पाती है। जॉन दिशा का अंदाजा लगाता है। हालात थोड़े काबू में आते ही लोग डरते डरते अपने मास्क उतारते हैं और खुली हवा में गहरी सांस लेते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर राहत नहीं होती। आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका होता है और समुद्र की धाराएं भी बदल चुकी हैं। किसी को नहीं पता कि वो लंदन तक सुरक्षित पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सब खामोशी से बस दुआ करते हैं। रात होने पर जॉन केबिन में लेटा रहता है। बार बार आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। मन में बस यही डर कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगली सुबह उसका डर सच साबित होता है। नाव अचानक रुक जाती है। इंजन जवाब नहीं देता और पूरी नाव खुले समुद्र में बेबस होकर तैरने लगती है। लहरों की आवाज लगातार बढ़ती जाती है। पानी चारों तरफ से उठ रहा है। छोटी छोटी नावें झुक रही हैं। लोग घबराते हुए चिल्ला रहे हैं। कुछ खड़े नहीं रह पा रहे। जॉन तुरंत अपनी आंखों से रास्ता ढूंढने लगा है। उसने देखा कि सामने थोड़ी दूर पर एक छोटा सा रिफ है। शायद वहां जाकर नाव कुछ समय के लिए टिक सकती है। जॉन एलिसन और नाथन को आराम से पकड़कर समेटा है। वह जोर जोर से नाव को साइड से मोड़ता है ताकि लहरों की तेज मार सीधे नाव पर न पड़े। हर कदम पर लगता है कि नाव पलट जाएगी। लोग डर से चिल्ला रहे हैं। पानी हर तरफ से घुस रहा है, लेकिन जॉन अपने अनुभव से नाव को संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लहरों की गति थोड़ी कम होती दिखती है। लोग अपने मास्क पहने या ना पहने सब थके हुए और डर से कांप रहे हैं, लेकिन अभी भी राहत नहीं है। समुद्र का मंजर बदल चुका है। कहीं भी कोई स्थिर जमीन नहीं है। जॉन समझता है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कई खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं। जॉन अपने दोस्त की तरफ देखता है जो अब थोड़ा होश में है। नाथन और एलिसन भी डर और थकान के बावजूद जॉन पर भरोसा रखते हैं। जॉन सोचता है कि अगर ये तीनों सुरक्षित लंदन तक पहुंच गए तो भी रास्ता आसान नहीं होगा। हर लहर, हर तूफान उनके लिए एक नई चुनौती है। ऐसे हालात में रुकना सीधी मौत के बराबर होता है। जॉन तुरंत इंजन रूम में घुसकर मरम्मत में जुट जाता है और किस्मत से किसी तरह नाव फिर से चल पड़ती है। शाम को जॉन और नाथन साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं। कभी जो मिल्की वे चमकती थी वो अब गायब है। उसकी जगह अंतरिक्ष में तैरते अनगिनत मलबे एक अजीब सी चमकती पट्टी की तरह पूरे आसमान में फैले हुए हैं। कुछ ही दिनों में वक्त तेजी से गुजरता है। नाव में रखा खाना खत्म होने लगता है और सब लोग भूख से बेहाल होकर केबिन में सुस्त पड़े रहते हैं। तभी अचानक नाव किसी चीज से टकराती है और जोर से झटका लगता है। जॉन बाहर निकलकर देखता है तो चारों तरफ पानी में डूबी इमारतें दिखाई देती हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छतें ही पानी से बाहर झांक रही होती हैं और इन्हीं निशानों से साफ हो जाता है कि वो लोग लिवरपूल पहुंच चुके हैं। सब लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। नाव पास की जमीन से लगा दी जाती है और वो लोग सड़कों पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लगे बोर्ड्स पर साफ लिखा होता है कि लिवरपूल को छोड़ दिया गया है। जॉन अपना डिटेक्टर निकालकर हवा की जांच करता है। हवा किसी तरह ठीक ठाक लगती है, लेकिन वो जानता है कि अगर ज्यादा देर तक इस रेडिएशन में रहे तो हालात जल्दी बिगड़ सकते हैं। लंबे समय तक ऐसी रेडिएशन में रहने से शरीर को नुकसान हो सकता था। अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था और जल्दी से जल्दी किसी बम शेल्टर या सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना जरूरी था। तभी सामने कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं। जॉन बिना देर किए अपने परिवार को लेकर उनके पीछे चल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जो नजारा सामने आता है वो सबको सुन्न कर देता है। वहाँ बड़ी तादाद में शरणार्थी जमा थे। लगातार रेडिएशन के असर से उनकी त्वचा अजीब तरह से बदल चुकी थी। थोड़ी दूरी पर एक ऊंची सिक्योरिटी वॉल खड़ी थी। इसके अंदर हथियारबंद सैनिक पूरी तैयारी के साथ तैनात थे। दीवार के ऊपर खड़ा एक अफसर ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था कि सिर्फ पास रखने वाले ऊंचे अधिकारियों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। एलिसन तुरंत अपना आईडी बैज निकाल कर दिखाती है। अफसर एक नजर डालकर सिर हिला देता है और सब लोग राहत की सांस लेने वाले होते हैं कि तभी जॉन का दोस्त घबरा जाता है। उसका पास कहीं गिर चुका होता है। वो बदहवास होकर दीवार के पास जाता है और जोर जोर से अपना नाम और ओहदा चिल्लाने लगता है। माहौल पल भर में काबू से बाहर जाने लगता है। हालात बिगड़ते देख सैनिकों का सब्र टूट जाता है। भगदड़ मच जाती है और तुरंत एंट्री पॉइंट बंद कर दिया जाता है। इसी अफरा तफरी में जॉन और उसका परिवार भी अंदर नहीं जा पाता। उसी पल दूर आसमान का रंग बदलने लगता है और एक भयानक रेडिएशन स्टॉर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। भीड़ पूरी तरह टूट जाती है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जॉन एलिसन और नाथन का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दौड़ता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखती है। जॉन सीधे उसके आगे कूदकर उसे रोक लेता है और ड्राइवर से गुजारिश करता है कि उन्हें लंदन की तरफ छोड़ दे। ड्राइवर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हाथ बढ़ाकर कहता है कि बदले में घड़ी देनी होगी। जॉन बिना एक पल सोचे अपनी कलाई से घड़ी उतारकर उसे थमा देता है। ड्राइवर घड़ी जेब में डालता है और गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। जॉन जल्दी से एलिसन और नाथन को बैठाता है और बार बार शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस उजड़ी दुनिया में किसी का मदद को तैयार हो जाना ही बड़ी बात थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। गाड़ी तेजी से लंदन की तरफ बढ़ती है। काफी दूर चलने के बाद ड्राइवर सड़क किनारे गाड़ी रोकता है और कहता है कि सब लोग थोड़ी देर के लिए उतर सकते हैं। जॉन एलिसन के साथ बाहर आता है, मगर कुछ ही पलों में उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी ऊपर आसमान से एक अजनबी सी आवाज गूंजती है। जॉन झुककर जमीन को छूता है और अपने पुराने अनुभव से समझ जाता है कि ये रेडिएशन स्टॉर्म नहीं है, बल्कि शायद इससे भी खतरनाक कुछ आने वाला है। जॉन अचानक सिर उठाकर ऊपर देखता है और जैसा उसे शक था, आसमान में दूर नहीं अनगिनत आग के गोले उनकी तरफ गिरते दिखते हैं। धूमकेतु के टुकड़े बारिश की तरह गिरने वाले हैं और अब भागने की कोई जगह नहीं बचती। जॉन और बाकी लोग पास में किसी तरह पनाह ढूंढते हैं। एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अगले ही पल आसमान का तापमान तेजी से बढ़ जाता है और जलते हुए पत्थर उल्काओं की तरह जमीन पर टूटने लगते हैं। हर टकराव के साथ आग और धूल का भयानक गुबार उठता है। किस्मत उनका साथ देती है और जब सब कुछ शांत होता है तो पता चलता है कि बाकी सब सुरक्षित है। वो लोग मलबे के बीच से जो भी काम की चीजें मिल सकती हैं समेटते हैं और फिर से लंदन की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग एलिसन की माँ के घर पहुंचते हैं। बरसों बाद बेटी, दामाद और नाती को देखकर माँ की आंखें भर आती हैं और तीनों को कसकर गले लगा लेती हैं। घर की सुरक्षा ठीक ठाक होती है, भले ही बिजली और पानी नहीं है, लेकिन एलिसन की माँ और कुछ और लोग मिलकर
रहकर यहाँ किसी तरह गुजर बसर कर रहे होते हैं। जॉन का परिवार पहली बार चैन की सांस ले पाता है। आराम के दौरान एलिसन अचानक बाथरूम से जोरदार खांसी की आवाज सुनती है। वो दौड़कर अंदर जाती है तो सिंक में खून दिखाई देता है। जॉन सब समझ जाता है कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। मजबूरी में वह बता देता है कि बंकर में डॉक्टर पहले ही कह चुके थे अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ 6 से 8 हफ्तों का वक्त बचा है। शायद बार बार बाहर निकलने की वजह से हालात और बिगड़ गए थे। एलिसन ये सुनकर वहीं सन्न रह जाती है। दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी रोज मौत देखने के बावजूद ये सच्चाई कि उसके पति के पास 2 महीने से भी कम वक्त बचा है उसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं होती। जॉन उसे संभालता है और कुछ देर बाद कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकते। उसे हर हाल में उस सुरक्षित जगह को ढूंढना है जहाँ एलिसन और नाथन बिना डर के जिंदगी जी सकें। अगले दिन सब लोग एलिसन की माँ से विदा लेते हैं। जाते वक्त माँ जॉन के हाथ में एक पिस्तौल थमाती है और भारी दिल से उसे अपनी बेटी और बच्चे का ख्याल रखने की हिदायत देती है। फिर वो लोग गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, लंदन को पीछे छोड़ते हुए जंगलों के बीच से गुजरते हैं। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही रात गहराती है रास्ते में अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है। साथ चल रही एक लड़की को सीधा सिर में गोली लगती है और वो वहीं सीट पर ढह जाती है। जॉन तुरंत गाड़ी से उतरकर मोर्चा संभालता है। अंधेरे में कहीं से आवाज आती है कि गाड़ी छोड़ दो। किस्मत अच्छी होती है कि जॉन के पास पिस्तौल है, वरना शायद कोई भी जिंदा न बचता। सामने वाले शायद हालात को हल्के में ले लेते हैं और जॉन बाईं तरफ छिपे एक हमलावर को जल्दी ही ढेर कर देता है। लेकिन दाईं ओर वाला अब सतर्क हो जाता है और खुलकर सामने नहीं आता। जॉन जैसे ही निशाना लगाकर जवाबी फायर करना चाहता है, ट्रिगर दबाते ही उसे एहसास होता है कि गोली खत्म हो चुकी है। ठीक उसी पल एलिसन मरे हुए लुटेरे की बंदूक उठाकर हालात संभाल लेती है। जॉन आगे बढ़कर देखता है तो उसकी सांस अटक जाती है। सामने जमीन पूरी तरह फट चुकी होती है। सड़क टूटकर एक गहरी खाई में बदल गई होती है जिसने रास्ता पूरी तरह काट दिया है। आगे जाने का बस एक ही तरीका बचता है, खाई के ऊपर लटक रही एक बेहद कमजोर रस्सी की सीढ़ी। आसपास हवा तेज होने लगती है। जॉन बिना वक्त गंवाए पहले खुद नीचे उतरता है और नाथन को समझाता है कि बस नीचे मत देखना, सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही जॉन का पैर उस झूलती रस्सी पर पड़ता है, दिल की धड़कन काबू से बाहर हो जाती है। फिर भी डर को दबाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। एलिसन पीछे से उतरती है। कुछ सेकंड तक तेज हवा सबको जकड़े रखती है, फिर धीरे धीरे रफ्तार कम होती है। तीनों तेजी से आगे बढ़ते हुए किसी तरह उस झूलते पुल को पार कर लेते हैं। लेकिन असली मुश्किल अब भी बाकी होती है। सामने एक और भी ज्यादा जर्जर चढ़ाई वाली सीढ़ी होती है जिसे पार करने के लिए पूरे शरीर का बल लगाना पड़ता है। हाथ पैरों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है। जॉन पत्नी और बेटे को पहले जाने देता है और खुद पीछे से संभालता है। तीनों धीरे धीरे आगे सरकते हैं। हर एक कदम पर सीढ़ी डरावनी आवाज में चरमराती है। जैसे ही वो बीच में पहुंचते हैं, अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है और नीचे लगी सीढ़ी भी बुरी तरह हिलने लगती है। बाईं तरफ वाली सीढ़ी की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उस पर लेटा एक आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और बदहवासी में पास वाले दूसरे इंसान को धक्का दे देता है। वो बेचारा संभल भी नहीं पाता और लुढ़कता हुआ सीधा खाई में गिर जाता है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। वो आदमी देख लेता है कि उसके नीचे वाली सीढ़ी किसी भी पल टूट सकती है। उसकी नजर बगल वाली सीढ़ी पर पड़ती है और हालात पल भर में और खतरनाक हो जाते हैं। जॉन तुरंत समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो झपटकर नाथन को पकड़ लेता है और एलिसन की मदद से दोनों पूरी ताकत से बच्चे को थाम लेते हैं। तीनों किसी तरह घिसटते हुए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचते हैं, पीछे पूरी की पूरी पुलियां भर कर टूट जाती है। इसके बाद तीनों पैदल ही बहुत दूर तक चलते रहते हैं। शरीर जवाब दे चुका होता है, लेकिन वो जिस आदर्श जगह की तलाश में थे उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। चारों तरफ जली हुई जमीन फैली होती है, न हरियाली न जिंदगी की कोई हल्की सी भी उम्मीद। तभी अचानक सामने एक हथियारबंद आदमी आ जाता है। जॉन फौरन अपने हाथ ऊपर कर देता है और शांत स्वर में अपना, एलिसन और नाथन का नाम और यहाँ आने की वजह बताता है। हैरानी की बात यह होती है कि आदमी सब सुनने के बाद बंदूक नीचे कर देता है और उन्हें अपने एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। तब पता चलता है कि वो लोग अब फ्रांस के उत्तरी हिस्से के एक शहर में पहुंच चुके हैं। उस आदमी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है और वो तीनों अजनबियों की दिल से मेहमान नवाजी करता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि अगर वो सच में उस सुरक्षित जगह तक पहुंचना चाहते हैं तो वो उन्हें एक गुप्त रास्ते के बारे में बता सकता है। वो जेब से एक तस्वीर निकालकर जॉन को देता है और समझाता है कि यही उनकी पास बनेगी। इसे चेक पोस्ट पर अफसर को दिखाने से रास्ता आसानी से खुल जाएगा और सफर ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद वो जॉन से एक और गुजारिश करता है कि वो अपनी बेटी कामिल को भी अपने साथ वहाँ ले जाए, क्योंकि उसी जगह से नई जिंदगी शुरू हो सकती है। एलिसन बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर देती है। सब लोग फिर से गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन की खांसी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। रास्ते में वो लोग एक सुरक्षित जगह रुकते हैं, मगर जैसे ही गाड़ी थमती है, सामने से हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल उन्हें घेर लेता है और सीधे बंदूकें तान देता है। एक सिपाही ऊंची आवाज में चेतावनी देता है कि पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा है और उनका यहाँ तक जिंदा पहुंचना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। कामिल फ्रेंच में उन्हें अपने सफर का मकसद समझाती है। तब जाकर सैनिक थोड़ा नरम पड़ते हैं और हथियार नीचे कर देते हैं। उसी रात वो सैनिक उनकी मदद करने का फैसला करते हैं और सबसे खतरनाक रास्ते को पार कराने का जिम्मा लेते हैं। वो बताते हैं कि ये इलाका ज्वालामुखी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है, लेकिन यहाँ दिन रात लड़ाई चलती रहती है और दोनों तरफ से गोलीबारी कभी रुकती ही नहीं। रात के अंधेरे में सैनिक चारों लोगों को कांटेदार तारों के बीच से निकालते हुए युद्ध क्षेत्र के किनारे तक ले जाते हैं। वहाँ आगे हर कदम मौत और जिंदगी के बीच का फैसला होने वाला होता है।
चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। पास पास गोले फट रहे होते हैं। मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ते रहते हैं। सब लोग कमर झुकाए सैनिक के पीछे पीछे दौड़ते हैं। गोलियां सिर के ऊपर से सीटी बजाती हुई निकल जाती हैं और हर एक पल ऐसा लगता है जैसे अगला धमाका सीधा इन्हीं पर आ गिरेगा। जॉन नाथन का हाथ पूरी ताकत से पकड़े रहता है। एलिसन ठीक पीछे कदम से कदम मिलाकर चलती है और कामिल दांत भींचे बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ती रहती है। गोलों से बने गड्ढों को पार करते हुए जमीन पर पड़े कुछ शवों के पास से निकलकर आखिरकार वो लोग एक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित इलाके में पहुंच जाते हैं। हाँफते हुए सैनिक बताता है कि अगर वो लोग आगे बढ़ते रहें तो तस्वीर में दिखाया गया वही अफसर मिल जाएगा जो उन्हें आगे का रास्ता बता सकता है। जॉन शुक्रिया अदा करता है और अंधेरे का सहारा लेकर फिर से चल पड़ता है। पूरी रात पैदल चलते चलते जब सुबह होने लगती है तो आखिरकार वो लोग उस अफसर के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां बताया जाता है कि सामने वाले पहाड़ को पार करने के बाद ही ज्वालामुखी का इलाका शुरू होता है। लेकिन जब जॉन उस अफसर के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो पहले ही मारा जा चुका है। अब कोई और रास्ता न देखकर जॉन कैंप के कमांडर के पास जाता है और आखिरी उम्मीद के तौर पर जिंदगी की गुजारिश करता है। कमांडर को जब पता चलता है कि जॉन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो पास खड़ी एक बस की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसी में बैठकर वो लोग ज्वालामुखी तक पहुंच सकते हैं। इतनी तबाही और दर्द झेलने के बाद जॉन बस यही चाहता है कि जो थोड़ी सी जिंदगी बची है उसमें उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रह सकें। मगर किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान लेना बंद नहीं करती। रास्ते में बस चल ही रही होती है कि अचानक जोरदार धमाका होता है। सुरक्षा में तैनात सैनिक तुरंत नीचे कूदकर लुटेरों से भिड़ जाता है, लेकिन वहीं ढेर हो जाता है। अगले ही पल बाकी लुटेरे बस की तरफ दौड़ते हैं और चिल्लाकर सबको नीचे उतरने का आदेश देते हैं। जॉन एलिसन का हाथ कसकर पकड़ लेता है और धीमी आवाज में उससे कुछ कहता है, जैसे आने वाले पल के लिए खुद को और उसे दोनों को तैयार कर रहा हो। उसका एक ही लक्ष्य रह गया था, किसी भी हालत में बेटे को ज्वालामुखी तक पहुंचाना। इसके तुरंत बाद बस के अंदर अफरातफरी मच जाती है। दूसरे यात्री मिलकर एक लुटेरे को दबोच लेते हैं। उसी हंगामे में 2 गोलियां चलती हैं। कुछ ही पलों बाद जॉन बस से बाहर निकलता है। एलिसन उसे देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी साफ दिख जाता है कि जॉन के कदम लड़खड़ा रहे हैं। जब वह हाथ हटाता है तो सबकी नजर उसके पेट पर जाती है, जहां गोली लग चुकी होती है और लगातार खून बह रहा होता है। हालात गंभीर होने के बावजूद सफर रुकता नहीं। एलिसन गाड़ी संभालती है और ज्वालामुखी की ओर बढ़ती रहती है। थोड़ी दूर जाकर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब आगे पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सब लोग जॉन को सहारा देकर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हैं। लंबा और थकाने वाला सफर तय करने के बाद आखिरकार वे ऊपर पहुंच जाते हैं। सामने का नजारा किसी और ही दुनिया का होता है। हरा भरा इलाका, पेड़ों से ढकी जमीन और धूप में चमकता साफ पानी, जैसे इस तबाही भरी दुनिया ने इस जगह को छुआ ही न हो। उस पल चारों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन ठीक उसी समय जॉन की ताकत जवाब दे जाती है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता।